हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जिसकी प्रश्नावली 4.1 हमारी लगातार चल रही है। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न पहले का हल करवाया था। पहले के कुल मिला के 6 प्रश्न हल करवाए थे। 2 प्रश्न जो बचे थे आपको SW के लिए मैंने दिए थे। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा लेकर। प्रश्न क्रमांक दूसरे में बेटा लगभग 4 क्वेश्चन हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। दिया हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा इसमें हमें आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। उसका जो भी मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस प्रकार का हमें एक समीकरण तैयार करना है। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना। यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले एक आकृति के द्वारा। बेटा ये मैं एक आकृति जो आपको यहाँ पे बना के बता रहा हूं, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे एक मैं आकृति अगर आपको बनाऊं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। वो आयत कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ बात चल रही है आयताकार भूखंड की, अर्थात आयताकार क्षेत्र है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन, जब हम सॉल्व करेंगे लिखेंगे, माना आयत की चौड़ाई x मीटर है। क्या मान ली बेटा हमने? आयत की चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया। अब जब आयत की चौड़ाई क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से मतलब चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई को क्या माना हमने? x। तो चौड़ाई का दुगना क्या होगा बेटा? 2x होगा कि नहीं होगा? तो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो इसकी लंबाई क्या होगी बेटा? फिर लंबाई आयत की क्या निकल के आएगी बेटा? ये जो हमारी निकल के आएगी 2x + 1, क्योंकि चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो ये लंबाई जो होगी 2x + 1 होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि ये हमारी चौड़ाई x है तो लंबाई हमारी होगी 2x + 1। ठीक है। और ये हमारा ABCD एक आयत है, हमने ये मान लिया। ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, अर्थात अंदर का एरिया, ये कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। क्षेत्रफल की इकाई पे हमेशा 2 की घात होती है, एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल 528 दिया है। अब यहां पर बेटा आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है? 528।
मीटर स्क्वायर, ये दिया ना 528 दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता ना। ये कितना दिया है 528। अब लंबाई कितनी दी है भाई, लंबाई दी है हमें 2x + 1 और इनटू में चौड़ाई कितनी दी है भाई, x दी है और ये 528। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे 2x + 1 का x में, ठीक है ना। तो करेंगे x का जब यहाँ पे गुणा होगा तो 2x² + x = में 528 आएगा। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे 528 का, तो 2x² + x माइनस का 528 में 0। इस प्रकार से बेटा हमने एक द्विघात समीकरण तैयार कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। पहले प्रश्न का ये हमारा आंसर हो गया। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की, ठीक है ना। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हम चित्र को यहाँ पे मिटा देंगे, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे बेटा। लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। अब बात करें हम धनात्मक पूर्णांकों की और क्रमागत मतलब एक क्रम से, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारी चीजें तो क्रमागत कहलाती हैं। यदि हमने बेटा इधर लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। यदि हमने पहला धनात्मक पूर्णांक x माना है तो हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या निकलेगा, तो हमारा निकलेगा तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या निकलेगा बेटा, वो निकलेगा x + 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि पहली संख्या हमने 1 मानी है तो दूसरी संख्या क्रमागत 2 होगी। ये 2 कहां से आई, 2 कहां से आई बेटा, दूसरी जो 2 आई है वो कहां से आई है, हमने क्या किया है 1 में 1 को ऐड किया है। पहला 1 माना था, दूसरा क्रमागत 2 आया तो 1 में 1 को प्लस किया तो 2 हो गया। जब हमने पहला धनात्मक पूर्णांक x माना है तब हम दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे जो भी पूर्णांक है, ठीक है ना। एक जोड़ते जाएंगे तब वो क्रमागत होगा, ठीक है ना। अब शर्त क्या दी है, इधर लिखेंगे शर्तानुसार। शर्त क्या दी है बेटा, हमें शर्त दी है कि इन धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306। तो पहला पूर्णांक लिखेंगे x इंटू x + 1, इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 306। अब हम गुणा कर देंगे भाई, x का x में करेंगे x² आएगा और इधर करेंगे तो x आएगा और बराबर में 306 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x² + x, इसका हम पक्षांतर कर देंगे माइनस का 306 बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या बताया था मैंने बताया था ax² bx + c = 0। यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान इधर 1 है कि नहीं है, और b की जगह b का स्थान पे 1 है और c के स्थान पे माइनस का 306, मतलब हमारी इससे तुलना हो गई। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, मानक रूप आ गया द्विघात समीकरण का। यहाँ पे भी ये इस वाले क्वेश्चन में ये भी हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप आ गया। तो द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना था
तो हमने ये दो क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से आपको हल करके बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपके लिए SW के रूप में होगा, ठीक है ना। हमने बताया था कि आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कितनी है बेटा? x वर्ष मान लेंगे कि रोहन x वर्ष का है। तो यहाँ पर शर्त क्या दी है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तब रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? वो होगी x प्लस 26 वर्ष होगी कि नहीं होगी बेटा? क्योंकि वो कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है अपने पुत्र रोहन से, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगली शर्त में दिया हुआ है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। मैंने बताया था बेटा आपको, पश्चात या बाद आने पर क्या होता है, हम उसमें क्या करते हैं, वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं, लेकिन पूर्व या पहले आने पर घटाया जाता है वर्तमान आयु में से, ठीक है ना। तो 3 वर्ष पश्चात अर्थात रोहन अभी कितने का है? 1 वर्ष का है। तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी? x प्लस 3 वर्ष होगी कि नहीं होगी बेटा? पश्चात या बाद में जोड़ा जाता है, तथा 3 वर्ष पश्चात बोल दो या बाद बोल दो, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु ये कितनी होगी बेटा? अभी वर्तमान में माँ कितने की है? x प्लस 26 वर्ष की। तो इसमें 3 और जोड़ना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 में जब हम 3 को जोड़ देंगे बेटा, ये 3 जुड़ेंगे इधर, तो हो जाएगा हमारा 29 वर्ष, ठीक है ना। 29 वर्ष होगी, ठीक है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 360 लिखेंगे। 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल बताना है, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 29 और बराबर में लिख देंगे 360। यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है इसके बीच में, ठीक है ना बेटा। इनका गुणनफल की बात हो रही है। अब हम इसका गुणा करेंगे, x का x में करेंगे x स्क्वायर आएगा, x का 29 में करेंगे 29x आएगा। अब 3 का x में करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, और 3 का 29 में गुणा करना है तो 3 नाम होता है 27 का 7 आ जाएगा, हासिल 2 आएगा, 3 दूना 6 और 2 8, मतलब कितना आ गया? 87, और बराबर में कितना दिया है? 360, ठीक है ना, 360। अब हमें क्या करना है? समान पदों को जोड़ना है, तो x स्क्वायर 29 में ये हम 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32x प्लस 87, और इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये 360 बराबर में 0। अब हमें इसमें से 360 में से 87 को घटा लेंगे, यहाँ पे फटाफट लिखेंगे 360 87, इधर बचेगा हमारा 3 और यहाँ पे बचेगा हमारा
ये हो जाएगा हमारा 16 है 16 हो जाएगा, तो उसमें से 9 जाएगा, 7 बचेगा और इधर बचेगा ये हमारा 273 एक्स स्क्वायर और ये 32x और माइनस का 273 इज इक्वल टू में 0। ठीक है ना। तो बेटा इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक द्विघात समीकरण के रूप में भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने क्या किया है, व्यक्त किया है। अब यहाँ पर पूछा गया है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वास्तव में रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए आगे अगर हमें इसको हल करने के लिए बोला होता तो हम इसको गुणनखंड विधि या फिर द्विघात सूत्र विधि, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हल करते हैं, उसके द्वारा हम इसको आगे हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा इसी क्वेश्चन के साथ में जो अगला चौथा क्वेश्चन बचा है वो आपको होमवर्क के लिए मैं देके जा रहा हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.2 की और देखेंगे प्रश्नावली 4.2 में हमें किस प्रकार के सवाल मिलते हैं। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु के साथ गणित के इसी प्रकार के प्रश्नों के हल प्राप्त करने के लिए।